स्टोरी की शुरुआत में हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारा एमसी कहता है सब खत्म हो गया, सब मारे गए और मैं जो ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है वो भी आज मर जाएगा। मुझे लगता है कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के टाइटल के हकदार नहीं हूँ। मैंने जितने भी 7 फिन्स डीमन थे सबको मार दिया था। तो ऐसा क्या हुआ जिस वजह से हम हार गए? क्या इन सभी के पीछे 8 फिन्स डीमन तो नहीं था? हम ह्यूमंस डीमंस को रोकने में पूरी तरह से फेल हो गए हैं क्योंकि हमने उनके पावर को कम आंका था। ये सब मेरी ही गलती है। मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में फेल हो गया। फिर तभी एक डीमन की नजर हमारे एमसी के ऊपर पड़ती है और वो हमारे एमसी को गौर से देखने लगता है, जिसे देखकर हमारा एमसी सोचने लगता है वो मेरी तरफ क्यों देख रहा है, वो मुझसे क्या चाहता है। फिर तभी वो डीमन हमारे एमसी के पास आ जाता है, पर हमारा एमसी इतना ज्यादा पहले से इंजर्ड था कि उसकी सांसें और आंखें दोनों बंद होने लगती हैं। लेकिन वो डीमन एमसी की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगता है, जिसे देखकर हमारा एमसी सोचता है मैंने इसके अंडरलिंक्स को मार दिया था, क्या इसीलिए ये मेरे मरे हुए बॉडी को चाहता है? अंडरलिंक्स मतलब उसके नीचे काम करने वाले। फिर धीरे धीरे करके उसकी आंखें बंद हो जाती है और उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगता है। फिर उसे एक रोशनी दिखाई देती है, जो रोशनी धीरे धीरे करके बढ़ जाती है। फिर उसे अचानक से लोगों के आवाज सुनाई देने लगता है। फिर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो मन ही मन सोचने लगता है मैं तो मर गया था, तो ये क्या है, ये कौन सी जगह है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अभी तक नहीं मरा हूँ? लेकिन ये कोई सपना भी नहीं लगता, क्योंकि मैं इसे महसूस कर सकता हूँ कि ये सब रियल है। लेकिन आखिर ये चल क्या रहा है? फिर वो अपने हाथ से अपने चेहरे को छूने लगता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है मेरी प्यारी बॉडी और मेरा हैंडसम चेहरा कहाँ गया? फिर हमारा एमसी बहुत हैरान होते हुए सोचने लगता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ आ गया और ये जगह कौन सी है? फिर हमें बताया जाता है कि ये हेलियोस सिटी है। फिर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कहता है क्या तुम सभी लोग अच्छे से समझ गए? और वो एक वॉरियर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा रहा होता है और इसका नाम जी याओ तांग होता है और ये हेलियोस सिटी का 3rd स्क्वाड लीडर होता है। फिर वो बताता है साल 3069 में एंशिएंट किंग के 6 स्टेलेस आए और उनके यहाँ आते ही पूरी दुनिया एपोकेलिप्स में चली गई, जहाँ हजारों से भी ज्यादा डीमंस ने ह्यूमंस के ऊपर हमला करके मारना शुरू कर दिया था। कई सारी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद ह्यूमंस ने डीमंस के खिलाफ लड़ने के लिए एक तरीका निकालने में कामयाब रही और ये तरीका था ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट। डीमंस के मरने के बाद उनके इंटरनल कोर को रिसाइकल करके ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट्स बनाया जा सकता है, जिसका यूज करके ह्यूमंस को कुछ समय के लिए डीमंस के जैसे ताकत मिल सकता है। इसी बीच हमारे पिछले लाइफ के एमसी के बारे में भी पता चलता है। हमारे एमसी का नाम यांग था, जो 60 साल पहले ह्यूमन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था और इसे सभी वॉरियर ने अपना किंग माना था, जिसने वर्ल्ड के सभी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के साथ डीमन के खिलाफ एक बहुत लंबी बैटल लड़ी और इसे इतिहास में डेमोनिक वेव के नाम से जाना जाता है। और ये बैटल कई हफ्तों तक चली और आखिर में डीमंस ने हमें हरा दिया। पर धीरे धीरे करके ह्यूमन वॉरियर्स डीमंस को पीछे धकेलने में कामयाब रहे और अब 60 साल के मेहनत के बाद ह्यूमंस अपनी जिंदगी को शांति से जी सकता है। और उसकी बातें सुनकर हमारा एमसी मतलब आंग काफी हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है क्या मुझे मरे हुए 60 साल हो गए और मैं 60 साल के बाद किसी के बॉडी में दोबारा जिंदा हुआ हूँ? फिर जी याओ कहता है लेकिन उसी बीच हमने कई सारे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को खो दिया और उन्हीं लोगों के साथ वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर आंग भी 7 फिंड के सबसे हाईएस्ट रैंक के डीमन के साथ फाइट करते हुए मारे गए। फिर आंग मन ही सोचने लगता है नहीं, वो 7th फिंड रैंक का डीमन नहीं था, बल्कि वो 8th फिंड रैंक का डीमन था। भले ही मैं होश में नहीं था, लेकिन मैंने डेफिनेटली उसे देखा था। लगता है ह्यूमैनिटी अभी भी डीमन की असली ताकत को नहीं जानती। फिर जी याओ कहता है अगर वो नहीं होते तो हम अभी तक यहाँ जिंदा नहीं होते और वे वॉरियर्स के बारे में बता बता के उन्हें मोटिवेट कर रहा होता है और उसकी बातें सुनकर वहाँ खड़े लोग मोटिवेट भी हो रहे होते हैं। फिर उसकी नजर आंग की तरफ
तरफ जाती है जो अपने मन ही मन फिंट डीमंस के बारे में सोच रहा था। फिर जियाओ आंग की तरफ जाने लगता है और उसके सामने जाकर खड़े हो जाता है और वो गुस्से से कहता है तुम्हारा नाम क्या है। फिर आंग सोचने लगता है मैं इसे क्या बताऊं कि मेरा नाम आंग है और मैं 60 साल बाद दोबारा जिंदा हुआ हूँ इस कमजोर से बॉडी में। फिर जियाओ कहता है अच्छा तो तुम्हारा नाम आंग है। फिर आंग अपने सीने पर देखता है जहाँ उसका नाम लिखा होता है। फिर जियाओ कहता है ये तो वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर के लिए शर्म की बात हो जाएगी कि तुम्हारे जैसे कमजोर लड़के का नाम आंग होगा, ये तो उनकी नाम की बदनामी है। फिर जियाओ आंग के कंधे पर हाथ रखता है और उसके शक्ल पे एक जोरदार पंच मार देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके नाम को अपने नाम रखने का। जिस पंच को खाने के बाद उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो सोचता है मैं क्या करूं इस कचरे जैसे कमजोर बॉडी का। मैं उसके एक मामूली से पंच पर रिएक्ट भी नहीं कर पाया, लेकिन मुझे सचमुच इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा है कि इस कमजोर से लड़के का भी नाम आंग है। फिर वो जाकर एक लड़के से टकराता है। फिर जियाओ जाते जाते कहता है वॉरियर एग्जामिनेशन में मेरी नजरें तुम्हारे ऊपर होगी, मैं भी देखता हूँ कि आंग नाम रखने से तुम क्या कर लेते हो। फिर वो कहता है सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो, सभी लोग अभी एग्जामिनेशन ग्राउंड की तरफ जाएंगे, तो एग्जामिनेशन ग्राउंड जाने के लिए सभी लोग मुझे फॉलो करो। तुम्हारा सबसे पहला टेस्ट फिजिकली फिटनेस का होगा। फिर हमें दिखाया जाता है आंग जमीन पर पड़ा होता है और जिस लड़के से टकराया होता है वही लड़का उसे उठाते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो। और इस लड़के का नाम होता है लैन सिन्युओ और ये एक वॉरियर कैंडिडेट होता है जो कहता है तो तुम्हारा नाम आंग है, ये सच में हॉनरेबल नाम है। मेरा नाम लैन सिन्युओ है, तो चलो हम एक साथ चलते हैं। फिर एक लड़की आती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना नाम आंग रखने की। और इस लड़के का नाम सेतु लियो होता है। सिर्फ अपना नाम आंग रखने से ये मत सोचना कि तुम्हें आंग के जैसे काबिलियत आ जाएगी, ये कितना बचकाना है। और वो ये बोल के वहाँ से जाने लगती है और उसकी बात सुनकर आंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है इस लड़की का एटीट्यूड तो सातवें आसमान पर है, आखिर क्या फर्क पड़ता है कि मेरा नाम क्या है। फिर लैन कहता है क्या तुम उसके बारे में नहीं जानते, वो हमारे बैच की सबसे बेस्ट वॉरियर कैंडिडेट है, उसका नाम सेतु लियो है और वो अपने निकनेम कोल्ड ब्लडेड डीमन के नाम से फेमस है। वो हेलियो सिटी के जाने माने सीतू नोबल फैमिली की बेटी है, जो फैमिली अपने मार्शल आर्ट के लिए काफी फेमस है। फिर आंग अपने मन ही मन सोचने लगता है ये सीतू नाम मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। फिर लैन आंग को सहारा देकर उठाता है और आंग इसके बदले में थैंक्स कहता है। फिर उन दोनों के बीच एक लाइट चमकती है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो उन लोगों का फोटो खींच रही थी और वो लड़की कहते हैं वाह तुम लोगों में कितना अच्छा रोमांस चल रहा था। फिर वो लड़की कहती है तुम लोग मुझे इग्नोर करो, तुम लोग अपने काम को कंटिन्यू करो जो तुम लोग पहले कर रहे थे। फिर आंग उसे गौर से देखता है और कहता है तुम कौन हो, लेकिन वो लोग आंग को इग्नोर करके अपने में ही बात कर रहे थे। जहाँ लैन कहता है क्या तुमने हम लोगों का फोटो क्लिक किया है। फिर वो कहते हैं हाँ मैंने ये किया, मेरा नाम तोमोई मिसागो है। फिर वो कहती है मुझे तुम लोगों के बीच का दोस्ती काफी पसंद आया, इसलिए मैंने तुम लोगों के पिक्चर को क्लिक किया है। और उसके बाद सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें फिजिकल असेसमेंट ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां आंग सोच रहा होता है भले ही मेरे पास कितना भी कमजोर बॉडी क्यों ना हो, एक समय पर मैं वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसे ही एग्जामिनर गन के ट्रिगर को दबाकर रनिंग शुरू करने का सिग्नल देता है और आंग बहुत तेजी से दौड़ते हुए सोचता है इस असेसमेंट में फर्स्ट प्लेस पर तो मैं ही आऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वो हाफते हुए लाइन को क्रॉस करता है। फिर उसके बाद एग्जामिनर कहता है आंग लास्ट प्लेस और उसे देखकर दूसरे लोग कहते हैं इसने तो सबसे ज्यादा स्लो दौड़ने का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और वो वहीं पर जमीन पे गिर जाता है और वो मन ही मन सोचने लगता है जितना मैंने उम्मीद किया था ये बॉडी तो उससे भी ज्यादा कमजोर है। फिर सेकंड असेसमेंट
असेसमेंट आता है जिसमें आंग के स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाता है और एग्जामिनर फिर से कहता है आंग लास्ट प्लेस, और आंग अपने हाथ को पकड़े सोचता है मेरे सिर्फ एक ही पंच मारने की वजह से मेरी कलाई मुड़ गई। फिर तीसरा असेसमेंट आता है जिसमें लॉन्ग जंप मारना होता है और हमारा आंग सिर्फ 1 मीटर का जंप किया होता है और उससे ज्यादा लंबा जंप सीतू ने किया होता है। फिर सीतू उसे देखकर बेवकूफ कहती है और ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है कि वो सभी असेसमेंट में लास्ट प्लेस पर आया है। फिर लेन कहता है ये सबसे खराब रिजल्ट है जिसे इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा, और उसके जले पे नमक छिड़कने के लिए तो मोई भी उसका पिक्चर क्लिक कर रही होती है। फिर वहीं पर एग्जामिनर आता है और कहता है कैप्टन उस आंग नाम के लड़के का रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब है, हमें असेसमेंट के सेकेंड राउंड में उसे नहीं भेजना चाहिए, उससे पहले हमें उसे एलिमिनेट कर देना चाहिए। फिर जी याओ कहता है मैं तो उससे पहले ही उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन एक वॉरियर कैंडिडेट के रूप में उसके पास अधिकार है कि वो सभी असेसमेंट को दे सकता है, इसलिए उसे एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी लास्ट असेसमेंट होने वाला है। फिर वो जाते हुए कहता है तो अब असेसमेंट का सेकेंड राउंड चालू करो। फिर वो एग्जामिनर भी यस सर बोलता है। फिर अनाउंस किया जाता है कि सेकेंड असेसमेंट चालू होने वाला है। असेसमेंट के सेकेंड राउंड में ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट के सिंक्रोनाइजेशन का टेस्ट होगा, इसलिए सभी लोग असेसमेंट साइट पर पहुंच जाएं। जिसके बाद सुनकर आंग स्माइल करने लगता है। फिर वो सोचने लगता है ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट सिंक्रोनाइजेशन टेस्ट मेरे पास एक अच्छा मौका है, क्योंकि 60 साल पहले मेरे पिछले लाइफ में मेरा सिंक्रोनाइजेशन 96% था, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट था। फिर वो पूरे जोश से भर जाता है और मन ही मन सोचने लगता है भले ही फिजिकल टेस्ट में मेरा रिजल्ट कचरा क्यों ना हो, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन हमारे विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तुम बेवकूफ लोग जो लोग मुझ पर हंस रहे हैं, आज मैं उन्हें दिखाऊंगा कि वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर का सिंक्रोनाइजेशन रेट क्या है। फिर हमें वो जगह दिखाया जाता है जहां उनका सिंक्रोनाइजेशन टेस्ट होने वाला होता है और उन्हें ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट पहनाया जाता है। फिर आंग कहता है ये ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट वैसा ही है जैसे 60 साल पहले था, पर ये पहले से ज्यादा हल्का हो गया है। फिर हमें किसी वॉरियर कैंडिडेट को दिखाया जाता है जिसका सिंक्रोनाइजेशन रेट 39% होता है और उसे पास कर दिया जाता है, और ये वॉरियर कैंडिडेट सीतू होती है। और उसे देखकर लोग कह रहे होते हैं ये मार्शल फैमिली से है तो इससे इतना उम्मीद किया ही जा सकता है, और वहाँ खड़े लोग सीतू के बारे में बहुत तारीफ कर रहे होते हैं और उन लोगों के बीच हमारा आंग भी खड़े होकर उसे देख रहा होता है। फिर सीतू का टेस्ट पूरा हो जाता है और वो भी बड़े एटीट्यूड के साथ सीढ़ियों से उतरते हुए बाहर जाने लगती है, और उसे देखकर कई लोग ब्यूटीफुल बेस्ट कैंडिडेट और उसके फैमिली के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर हमें सीतू को दिखाया जाता है जो हाफते और शर्माते हुए कहती है सीतू तुमने 39% किया है, तुमने सबसे बेस्ट किया है, सभी लोग तुम्हारी ही तारीफ कर रहे थे। भले ही मुझे फेमस होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे अपना लो प्रोफाइल रखना होगा। शांत हो जाओ सीतू, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। फिर हमें आंग को दिखाता है जो कहता है ये सच में काफी अच्छा था, उसने पहले ही सिंक्रोनाइजेशन में 39% कर लिया, वो सच में तारीफ करने के लायक है। फिर लेन कहता है वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, मैं उसके छोटे बॉडी के अंदर चलने वाले बड़ी स्पिरिट के पावर को महसूस कर सकता हूँ। फिर आंग कहता है मैं भी उसे महसूस कर सकता हूँ। फिर लेन कहता है अब तुम्हें देखकर तुम जरा भी नर्वस नहीं लग रहे। फिर आंग कहता है मैं इसे पहले भी कर चुका हूँ। फिर लेन कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फिर हमें बताया जाता है जैसे ही सिंक्रोनाइजेशन आगे बढ़ते जाता है वैसे ही लोगों को दर्द होने लगता है और एक टकले कैंडिडेट का सिंक्रोनाइजेशन रेट 12% आता है जिसे एग्जामिनर पास कर देता है। फिर हमें बताया जाता है जो लोग इसे पहली बार करते हैं ये उनके लिए काफी दर्दनाक होता है और कुछ लोग इसे झेल नहीं पाते हैं और वो हार मान लेते हैं। फिर उसके बाद लेन की बारी आती है और उसका सिंक्रोनाइजेशन रेट 24% था और उसे भी पास कर दिया जाता है। फिर हमें बताया जाता है इस असेसमेंट को पास करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन रेट 10% होना चाहिए। फिर उसके बाद तोमोई की बारी आती है और उसका सिंक्रोनाइजेशन रेट 30% होता है और उसे भी पास कर दिया जाता है। फिर जियो कहता है इस बार कुछ नए ऐसे वॉरियर कैंडिडेट्स हैं जो काफी टैलेंटेड हैं। फिर उसके बगल में खड़ी एग्जामिनर लड़की कहती है तोमोई को मिलाकर 6 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका सिंक्रोनाइजेशन रेट 30% या उससे ज्यादा है।
है। दूसरे सी रैंक के रीजंस के मुकाबले ये काफी अच्छा रिजल्ट है। फिर जियाओ कहता है तुमने सही कहा, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग सिर्फ नाम के हैं, काम के नहीं। और वो ये बात आंग की तरफ देख के कर रहा था। फिर आंग भी उसके तरफ देखता है और वो सिंक्रोनाइजेशन टेस्ट देने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये कमजोर सा लड़का क्या ही कर लेगा, ये तो बस नाम का आंग है। इसका रिजल्ट में सबसे खराब स्कोर था और ऐसे ही बोल बोल के उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। फिर आंग सोचने लगता है जैसे मैंने उम्मीद किया था सब मेरे प्लान के हिसाब से जा रहा है। अब मेरी बारी है इन बेवकूफ लोगों को दिखाने की, कहीं मेरे सिंक्रोनाइजेशन रेट को देखकर ये लोग हैरानी से मर न जाएं। और ये सोचते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा और खुशी दोनों होता है। फिर आंग टेस्ट देने के लिए आगे बढ़ता है और वो रेड कोर को चुनता है। फिर हमें बताया जाता है डीमन के कोर 6 अलग अलग तरह के होते हैं और इनके कलर इनके एबिलिटी को दर्शाता है, जहाँ रेड स्ट्रेंथ को, येलो डिफेंस को और ग्रीन रिकवरी को और ब्लू एजिलिटी को। और इसके अलावा 2 और कोर होते हैं जो रेयर होते हैं, जिसमें पर्पल साइकिक एबिलिटी को और ब्लैक को टाइम और स्पेस को दर्शाता है। और इनमें से सबसे ज्यादा रेयर ब्लैक कलर का कोर होता है। इसके बाद आंग सिंक्रोनाइजेशन टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाता है और वो कोर को अपने ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट में लगा लेता है। इस बार सिंक्रोनाइजेशन असेसमेंट में मैं हाईएस्ट स्कोर करूंगा, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन रेट विल पावर के ऊपर निर्भर करती है। और जैसे ही कोर अटैच होता है उसके बॉडी में एक अलग सी बिजली दौड़ने लगती है। फिर आंग सोचने लगता है किसी की विल पावर ये बताती है कि वो डीमन कोर के कितने पावर को यूज कर सकता है, और इसी से पता चलता है कि वो डीमन कोर के कितने पावर को संभाल सकता है। फिर एग्जामिनर मेजरमेंट ट्यूब को पकड़ के कहता है क्या तुम इसके लिए तैयार हो? फिर आंग कहता है मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर वो मेजरमेंट ट्यूब को लगा देता है और जैसे ही वो लगाता है एक लाल रंग की रोशनी सभी तरफ फैल जाती है। फिर उसे देखकर सीतू सोचने लगती है ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, क्या ये रिएक्शन उसी लड़के के वजह से हो रहा है? फिर आंग अपने मन ही मन कहता है सभी लोग अपने आंखों को खोल के रखो, क्योंकि तुम लोग आज वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर का सिंक्रोनाइजेशन रेट देखने वाले हो। और उसे ऐसा करते सीतू, लेन और तोमोई भी देख रही होती है और लैन कहता है वो इतने समय से अपनी असली पावर को छुपा रहा था। फिर दिखाया जाता है आंग का सिंक्रोनाइजेशन रेट एक ही बार में 40% हो जाता है, जिसे देखकर एग्जामिनर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर आंग एक स्माइल करता है और कहता है क्या बस 40%? असली खेल तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि मैंने पिछले लाइफ में आसानी से 96% कर दिया था। फिर वो अपनी पूरी विल पावर की ताकत लगाने लगता है, जिस वजह से उस डीमन कोर की एनर्जी बाहर भी रिलीज होने लगती है। और इस एनर्जी का पावर और प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि लोगों को वहाँ खड़े होने में भी दिक्कत होता है। फिर उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन रेट बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और इसे देखकर कैप्टन जियाओ और वो एग्जामिनर लड़के भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। फिर जियाओ कहता है ये क्या चल रहा है, सिंक्रोनाइजेशन रेट इतना तेजी से कैसे बढ़ रहा है, कहीं मशीन में कोई खराबी तो नहीं हो गई? और उससे निकल रही एनर्जी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कैप्टन जियाओ के हाथ के पास का शीशा क्रैक हो जाता है और उसका सिंक्रोनाइजेशन रेट 80% तक बढ़ जाता है, जिसे देखकर जो लोग पहले मजाक उड़ा रहे थे वही लोग हैरान होते हुए कहते हैं कहीं मशीन में खराबी तो नहीं हो गई है, या शायद वो चीटिंग तो नहीं कर रहा है। फिर हमें आंग को दिखाया जाता है जो एक बैड पोज में खड़ा होता है और मन ही मन कहता है मैं वो हूँ जिसे वर्ल्ड के सभी वॉरियर्स ने अपना किंग माना है, मैं हूँ वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर आंग। तुम बेवकूफ लोगों इसे ध्यान से देखो, यही फर्क है तुम में और मुझ में। फिर उसे अचानक से बहुत अजीब सा महसूस होता है और उसे ऐसे लगता है कि उसका सोल बॉडी से बाहर निकल गया हो। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके सोल को कोई अंधेरे में अपने तरफ खींच रहा है। फिर पता चलता है आंग एक डीमन के हाथों में होता है और ये वही डीमन है जो आंग के मरने से पहले उसके पास आया था। फिर आंग सोचने लगता है मुझे अचानक से क्या हो गया था, मेरा पूरा स्ट्रेंथ खत्म हो गया। फिर दिखाया जाता है उसके डीमन कोर पर क्रैक आ जाता है, जिसके वजह से मेजरमेंट ट्यूब अपने आप बाहर निकल जाता है और इस वजह से वो खून खांसते हुए गिर जाता है। फिर आंग घुटने के बल आ जाता है और वो कहता
है ये बॉडी बहुत कमजोर है, प्लीज मेरी कोई मदद करो, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। फिर वो एग्जामिनर चिल्लाते हुए कहता है कुछ समय के लिए तो मुझे लगा था ये सही है, लेकिन मशीन ही खराब निकला। फिर हमें उसका सिंक्रोनाइजेशन रेट दिखाया जाता है जो 10% होता है। फिर वो एग्जामिनर लड़के कहते हैं कैप्टन उसका डीमन कोर टूट गया है, ऐसा लगता है कि उसका डीमन कोर ही खराब था जिस वजह से मशीन में गड़बड़ी आ गई थी। फिर जी याओ कहता है अच्छा तो ये मशीन की गड़बड़ी है। फिर वो एक हल्के से सांस छोड़ता है और कहता है उसका सिंक्रोनाइजेशन रेट 10% है, मैंने सही कहा ना। फिर एग्जामिनर लड़की कहती है हाँ वो पास हो गया है। फिर हमें दिखाया जाता है आंग बेहोश होता है और उसके बारे में लोग तरह तरह के बात कर रहे होते हैं। फिर लैन उसके पास आता है और उसके हालत के बारे में पूछ रहा होता है और सीतू उसे दूर से घूर घूर के देख रही होती है और सोचती है कुछ समय के लिए तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे ऐसे लगा था कि इस सिटी में कोई दूसरा आ गया है जो मेरी लाइमलाइट को चुरा लेगा, मैं उसे ये करने के परमिशन बिल्कुल भी नहीं दूंगी। फिर लैन आंग को उठा के लेके जा रहा होता है और तोमोई अलग अलग जगह से उनकी पिक्चर क्लिक कर रही होती है। फिर आंग मन ही मन सोचने लगता है अभी अभी थोड़ा देर पहले क्या हुआ था, पलक झपकती ही मेरी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ एक ही बार में खत्म हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरी विल पावर इतनी ज्यादा है कि सिंक्रोनाइजेशन रेट आराम से कम 80% तो हो ही सकता है। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि डीमन कोर टूट गया, चाहे कितना भी लो क्वालिटी का डीमन कोर हो वो इतनी आसानी से नहीं टूटता है। फिर वहीं पे जी याओ आता है और कहता है सभी लोग मेरे तरफ ध्यान दो। फिर उसके बाद सभी लोग यस सर बोल के अपने अपने पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद जी याओ कहता है पहली बात तो ये कि मैं तुम सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ कि तुम लोग फाइनल असेसमेंट तक पहुँचने में कामयाब रहे। दूसरी बात ये तुम लोगों का रियल कॉम्बैट प्रैक्टिस अब चालू होगा क्योंकि फाइनल असेसमेंट में तुम लोग डीमन के खिलाफ फाइट करोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अगले एग्जाम को सेफली और अच्छे तरह से पास करोगे। तो सभी लोग एग्जामिनेशन ग्राउंड के तरफ चलो। फिर हमें आंग को दिखाया जाता है जो लड़खड़ाते हुए जा रहा होता है और जिया उसे जाते हुए गौर से देख रहा होता है। फिर उसकी नजर डीमन कोर पे पड़ती है। फिर वो टूटे हुए डीमन कोर को उठाता है और उसे देखता है। फिर वो आंग को देखता है और उसे देखकर सोचने लगता है तुम सच में इंटरेस्टिंग हो आंग, मैं अगले राउंड में देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, जब तुम्हारे सामने डीमन होगा तब तुम क्या करोगे। उसके बाद हमें हेलियो सिटी का सीन दिखाया जाता है जहां थर्ड स्क्वाड लीडर गेट को खोलने के लिए कहते हैं। फिर उसके बाद हेलियो सिटी का गेट धीरे धीरे करके खुलने लगता है। उसे देखकर कुछ लोग कहने लगते हैं ये मेरा पहली बार है जब मैं बाहर जाऊंगा। फिर उसे देखकर हमारा आंग सोच रहा होता है तो ह्यूमन 60 साल बाद अपने आप को एक अलग थलग जगह पे रखकर जिंदा रहते हैं। फिर सिटी गेट खुल जाता है और कैप्टन कहता है अपने इक्विपमेंट की अच्छे से जाँच कर लो, कहीं ऐसा ना हो इक्विपमेंट के खराबी के वजह से तुम डीमन के हाथों मारे जाओ। फिर आंग अपने कोर को देखते हुए सोचने लगता है उन्होंने मुझे एक दूसरा स्ट्रेंथ कोर दिया है और मुझे नहीं लगता कि कोर में कोई प्रॉब्लम है। उस समय मेरी स्ट्रेंथ पलक झपकते ही खत्म हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जिसके वजह से कोर मुझे रिजेक्ट कर रहा है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या चल रहा है, कहीं ये प्रॉब्लम मेरा दोबारा जिंदा होने से तो नहीं है। फिर जैसे ही बाहर की तरफ वो पहला कदम रखता है उसे फिर से कुछ बहुत अजीब सा महसूस होता है। फिर दिखाया जाता है आंग के बॉडी से एक अजीब सा वेव रिलीज होने लगता है और वो वेव धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है और वो वेव पूरी दुनिया में फैलने लगता है और ये वेव को जितने भी बाहर के डीमन से सभी लोग महसूस करने लगते हैं। फिर हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है और ये वेव उस गुफा के अंदर जाने लगती है जहाँ पर एक डीमन होता है जो बैठा होता है और वो इसे महसूस करके बहुत हैरान हो जाता है और कहता है ये तो इम्पॉसिबल है और वो अपने जगह से खड़े हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई यहाँ पर मेरे से भी हायर लेवल का डीमन हो। फिर आंग हैरान होते हुए सोचने लगता है अभी मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी डीमन को देखा, ऐसा लग रहा था मेरे अंदर कुछ तो ऐसा है जो उन डीमन से रिलेटेड है। फिर उसे पीछे से कोई कहता है तुम कब तक यहाँ पर खड़े रहोगे, आगे बढ़ोगे या नहीं, और ये कहने वाली सीतू होती है। फिर आंग थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, कुछ समय के लिए मेरा ध्यान भटक गया था। फिर वहीं पर तोमोई और लैन भी आ जाता है और लैन कहता है आंग क्या हुआ। फिर एग्जामिनर कहता है तुम चारों एक टीम में रहोगे
और जो लोग पहले से अपने टीम को बनाकर तैयार हैं वो लोग आगे आओ। फिर आंग के पास तोमोई आती है और कहती है, क्या ये तुम्हारा प्लान था? क्या तुम यहाँ जानबूझकर खड़े थे, जिस वजह से एग्जामिनर ने तुम्हें हमारी टीम में डाल दिया? फिर आंग कहता है, नहीं ये तो बस ऐसा ही हो गया। फिर सीतू वहाँ से जाते हुए कहती है, हमें पीछे मत धकेलो। उसके कहने का मतलब ये था कि तुम्हारी वजह से हमारी टीम कमजोर हो जाएगी। फिर सीतू मनी मन सोचने लगती है, मैं तो एक सेकंड के लिए डर गई थी, मैं थोड़ा सा परेशान थी कि कोई मेरे साथ टीम बनाना नहीं चाहेगा। फिर लैन कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम अपना बेस्ट करेंगे, तो अब हमें चलना चाहिए। और तुम्हें टीम बनने के नाम पर पिक्चर क्लिक कर रही होती है। फिर हमें डिस्पेल स्टेले को दिखाया जाता है जो ब्लैक स्टोन से बने होते हैं और इसका काम कोहरे को हटाना होता है। फिर एग्जामिनर कहता है, ये एग्जाम का 3rd राउंड है और इसमें एक टीम में 4 लोग होंगे, तो ये है फॉग हंट। फिर उसके बाद एग्जामिनर उन्हें नाइफ देता है और एक डिब्बे में पैक एक चीज देता है और ये चीज होता है डिस्पेल स्टेले के सेम मटेरियल से बना हुआ एक स्टोन और इसका भी काम कोहरे को हटाना होता है। फिर हमें एग्जाम के बारे में बताया जाता है कि तुम्हें कोहरे के अंदर एक पॉइंट पर जाना है और उस पॉइंट पर जाने के बाद तुम्हें डिस्पेलिंग इक्विपमेंट को एक्टिवेट कर देना है और उसके बाद डीमंस को मारना है। जितना अच्छा तुम्हारा और तुम्हारी टीम का परफॉर्मेंस होगा उस हिसाब से तुम्हें स्कोर दिया जाएगा। फिर हमें बताया जाता है फॉग हंट हर किसी के लिए ये वॉरियर बनने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होती है। ये पूरी की पूरी दुनिया कोहरे से ढकी हुई है। एक वॉरियर आने वाले खतरे से निपटने के लिए पहले से तैयार होता है। वॉरियर का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग हो, उसे मेंटली स्ट्रांग भी होना पड़ता है और अपनी टीम के साथ अच्छे से टीम वर्क करना पड़ता है और वो अपने विल पावर और टीम वर्क से ही डर का सामना कर सकता है। अपने अंदर के वॉरियर को जगाना और डीमन को बिना डर के मारना, इसके बाद ही कोई वॉरियर के टाइटल पाने के काबिल होता है। फिर अनाउंस किया जाता है कि पुराने टीम का एग्जाम खत्म हो गया है, अब अगले टीम की बारी है और ये सब होते हुए ऊपर से खड़े होकर कोई देख रही होती है जो कहती है, इस बार के नए लोग काफी टैलेंटेड हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ सीतू फैमिली की बेटी सीतू लियो को देखने आई हूँ। और ये होती है हेलियो सिटी की 2nd कैप्टन तादा योशियोको। गाइस पहले स्क्वाड लीडर था, अब कैप्टन हो गया है, इसलिए मैं कैप्टन कहूंगा। फिर वो कहती है, तुम लोग उसके बारे में क्या सोचते हो? फिर हमें एक और पर्सन दिखाया जाता है और ये होता है हेलेस टाउन का फर्स्ट कैप्टन जोएल। गाइस मैं क्या ही कर सकता हूँ, पहले सिटी था अब टाउन कर दिया गया है, तो मैं इसे अब से टाउन ही कहूंगा। फिर जोएल कहता है वो एक मार्शल आर्ट फैमिली से आती है, इसलिए उसने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी ली है और वैसे भी वो सबसे बेस्ट वॉरियर कैंडिडेट हैं। फिर जियाओ कहता है उसके अलावा एक और कैंडिडेट है जिसके ऊपर तुम लोगों को ध्यान देना चाहिए और उस कैंडिडेट का नाम आंग है। उसे देखकर जियाओ मन ही मन सोचने लगता है, मैंने उस स्कोर को खुद अच्छे से चेक किया था और मुझे उस स्कोर में कोई भी खराबी नहीं मिली, तो वो स्कोर कैसे टूट सकता है? फिर तादा कहती है, टांग टांग तुम क्या सोच रहे हो? फिर जियाओ गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम मुझे उस नाम से मत बुलाना, और तादा उसे जीप दिखा रही होती है। फिर जोएल कहता है, सिर्फ वही अकेले है जो तुम्हें छेड़ने की हिम्मत करती है। फिर तादा सीरियस हो जाती है और कहती है, क्या हमने यहाँ डीमन के लेवल का पता लगाया? हमें इस बात का अच्छे से ध्यान रखना होगा कि एग्जाम के बीच में कोई फिन डीमन ना आ जाए। फिर जियाओ कहता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसका अच्छे से ध्यान रखा है। अगर किसी भी तरह सिचुएशन खराब हो जाती है तो हमें उनसे निपटने के लिए खुद जाना पड़ेगा, और वैसे भी हेलोस टाउन के सेफ जोन के अंदर कोई भी फिन डेमन नहीं है। फिर जोएल कहता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आने वाले वॉरियर को बचाने के लिए खुद मैदान में उतरेंगे। फिर से अनाउंस किया जाता है कि पुराने टीम का एग्जाम खत्म हुआ और अब अगली टीम की बारी है। फिर वहाँ खड़े लोग कहते हैं, इस ग्रुप में तो सीतू है, तो दूसरा कहता है इस ग्रुप में एक आंग नाम का लड़का भी है। फिर आंग के टीम को दिखाया जाता है जो एग्जाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। फिर उनका एग्जाम स्टार्ट कर दिया जाता है और जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होता है आंग के हाथों से कोई बहुत तेजी से डिस्पेलिंग इक्विपमेंट को छीन लेता है और उसे समझ ही में नहीं आता है कि अभी क्या हुआ, और उसके डिस्पेलिंग इक्विपमेंट को छीनने वाली होती है सीतू, जो बहुत तेजी से भाग रही होती है और कहती है मेरे साथ चलो, और मनी मन सोच रही होती है मैं शो ऑफ करने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और उसे ऐसा करता देख आंग भी गुस्से से सोचने लगता है उस बेवकूफ लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरे स्पॉटलाइट को छीनने की। फिर वो कहता है
उसके साथ चलो। उसके बाद वो लोग उसके साथ भागने लगते हैं। फिर उसके बाद वो एक जगह रुकती है और एक हाई जंप मारती है। फिर वो हवा में ही बैक फ्लिप मारती है और एक हाथ में इक्विपमेंट और एक हाथ में नाइफ को पकड़ के डिस्पेलिंग इक्विपमेंट को इंडिगेंट पॉइंट के ऊपर डालकर एक्टिवेट कर देती है। फिर तादा कहती है, ओहो, भले ही उसने ग्रीन कलर के रिकवरी कोर को चुना है, लेकिन उसकी स्पीड ब्लू कलर के एजिलिटी कोर के बराबर है, तो ये फायदा है मार्शल फैमिली से होने का। फिर हमें 3 डीमन को दिखाया जाता है जो लोग गुर्राते हुए सीतों की तरफ आते हैं। फिर आंग कहता है, लैन जाओ और हमारे लिए रास्ता बनाओ। फिर लैन हाँ कहता है और एक जगह रुकता है। फिर वो हाई जंप मार देता है और वो सीधा सीतों के आगे लैंडिंग करता है और वो अपने ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट को एक्टिवेट करके अपने हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और वो उल्लू के सामने शील्ड बना देता है जिससे डीमन टकरा जाते हैं। फिर जी याओ कहता है, ये उतना भी बुरा नहीं है, वो पहले से ही डिफेंस कोर को अच्छे से यूज करना सीख गया है। फिर आंग को दिखाया जाता है जो नाइफ को घुमाते हुए कहता है, सीतू, तोमोई, तुम लोग जिस डीमन को मारना चाहते हो उसे चुन लो। फिर तोमोई कहती है, ठीक है, और सीतू कहती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर वो तीनों अपने जगह से जंप मारते हैं और डीमन से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। फिर हमें थोड़ा सा फनी वे में तोमोई वर्सेस डीमन का राउंड 1 दिखाया जाता है। उसके बाद तोमोई अपने नाइफ को पकड़ती है और हु हा करते हुए डीमन के ऊपर काफी कट लगा देती है और वो रुकती नहीं है और उसके ऊपर लगातार कट लगाए जा रही होती है। फिर वो जंप मार के अपने पैर से डीमन के पेट पर एक जोरदार अटैक कर देती है, जिस वजह से वो डीमन खून खांसते हुए जमीन पर गिरने वाला होता है। फिर उसी बीच लैन आ जाता है और अपने डिफेंस पावर को यूज करके उसके पेट पर एक जोरदार पंच मारता है। इस पंच के वजह से वो जमीन में घसीटते हुए दूर चले जाता है, जिसे देखकर जॉयल कहता है, इन दोनों का टीम वर्क काफी अच्छा है, स्पेशली वो लड़की, उसके मूव्स काफी अच्छे थे और वो एजिलिटी कोर को बहुत अच्छे से यूज कर रही थी। और जी याओ चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें दूसरे के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, तुम दोनों एजिलिटी कोर वाले हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान दोगे। फिर हमें सीतू वर्सेस डीमन का राउंड 2 दिखाया जाता है। फिर वो डीमन को गौर से देखती है और अपने नाइफ को पकड़ के उसके कंधे के ऊपर अटैक कर देती है और अपने पावर का यूज करती है, जिस वजह से वो डीमन फूलने लगता है। फिर वो वहां से कूद के जमीन पर लैंड करती है और वो एक हल्की से सांस छोड़ती है। उसके बाद वो डीमन ब्लास्ट हो जाता है और वो शो ऑफ करते हुए कातिलाना अंदाज में चल रही होती है। फिर उसके बाद आंग वर्सेस डीमन का राउंड 3 वाला फाइट चालू हो जाता है, जहां आंग अपने घुटने से डीमन के पेट में मारता है और उसके बाद अपने नाइफ को पकड़ के सोचने लगता है, मुझे बस उसे 3 जगह पर कट करना होगा, फिर वो आसानी से मर जाएगा। फिर वो उसके ऊपर पहला कट गले के ऊपर करता है और दूसरा कट सीने के ऊपर करता है और तीसरा कट उसके पेट के ऊपर करके आगे बढ़ जाता है। फिर वो दोनों जमीन पर गुलाटी मारने लगते हैं। फिर आंग अपने नाइफ को जमीन में गड़ाकर अपने आप को संभाल लेता है और वो खड़े होते हुए सोचने लगता है, इस कमजोर बॉडी की एक लिमिट है जहाँ तक ये संभाल सकता है, तो चलो इस एग्जाम के बहाने इस कमजोर बॉडी की लिमिट को देखते हैं। फिर वो अपने कोर की पावर को यूज करता है और बहुत ही तेजी से डीमन के पास चले जाता है। उसे देखकर डीमन अपने पंच को बनाकर आंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आंग उसके पंच को डॉज कर लेता है और अपने नाइफ को उसके पेट में घुसा देता है। फिर वो सोचने लगता है, मेरा रिएक्शन स्पीड बहुत ही स्लो है। डीमन पीछे घूमकर अपने पैर से आंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आंग अपने नाइफ को निकालकर नीचे की तरफ झुक जाता है और वो उस अटैक से बच जाता है। फिर वो अपने नाइफ को फेंक के दूसरे हाथ में पकड़ लेता है और वो अपने एक हाथ को जमीन पर रखकर दूसरे हाथ में नाइफ को पकड़ के डीमन के पेट में फिर से घुसा देता है और इस वजह से डीमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ से आंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आंग समय रहते अपने नाइफ को निकालता है और झुककर उस अटैक से बच जाता है। फिर वो बैक फ्लिप मार के उस डीमन के गर्दन के ऊपर एक गहरा कट लगा देता है। फिर वो पीछे जंप करके जमीन पर लैंड करता है और उस डीमन को वहीं पर काम तमाम हो जाता है। फिर वो अपने नाइफ को घुमाने लगता है। फिर लैन कहता है, उसे देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो डीमन के साथ किसी खिलौने के जैसे खेल रहा हो। फिर तोमोई कहती है, हम लोग डीमन को मारने में कामयाब रहे और उसे देखकर सीतू मन ही मन गुस्सा कर रही होती है और सोच रही होती है, इसका इरादा पहले से ही शो ऑफ करने का था। फिर तादा कहती है, वो कमजोर लड़का कौन है, वो काफी अच्छे से अटैक कर रहा था। फिर जॉयल भी कहता है, उसे देखकर
देखकर कैंडिडेट नहीं लगता, ऐसे लगता है कि वो कोई एक्सपीरियंस वॉरियर हो। और जी याओ भी उसे गौर से देख रहा होता है और अभी तक वो डीमन नहीं मरा होता है। फिर आंख हाँफते हुए सोचता है तो आखिर में पिछले लाइफ के मुकाबले में अभी इस बॉडी में कोई भी एबिलिटी को यूज नहीं कर सकता। मैंने कुछ ही समय में बहुत ज्यादा सांस ले लिया है। ये सिचुएशन मेरे लिए सच में खराब है। लगता है मुझे अब खुद इस डीमन को खत्म कर देना चाहिए और इस डीमन के साथ एग्जाम भी खत्म हो जाएगा। और वो उस डीमन को मारने के लिए बहुत तेजी से उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो जैसे ही उसके पास आता है जमीन से कोई नोकीली चीज निकलती है, जिसे देखकर आंख बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो नोकीली चीज डीमन के आर पार हो जाती है और इस वजह से आंख भी पीछे की तरफ फेंका जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। फिर तोमोई कहती है अचानक से ये जड़ें कहाँ से आ गई, और आंख भी कहता है ये क्या हो रहा है। फिर हमें एक डीमन के हाथों को दिखाया जाता है और ये हाथ पुराने वाले डीमन के पीठ से निकलता है। फिर वो हाथ उस पुराने डीमन को बीच से चीर देता है और उस डीमन को देखकर आंख बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसकी नजर भी आंख की तरफ पड़ती है और वो आंख को देखकर बहुत जोर से गुर्राने लगता है और उस डीमन की ब्लड स्मेल चारों तरफ रिलीज होने लगती है और उसे वो तीनों ऊपर खड़े कैप्टन महसूस कर लेते हैं और उसे जी याओ महसूस करके थोड़े देर के लिए तो वो हैरान होता है, फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है यहाँ पर वन फिन डीमन आ गया है। उसके बाद जितने भी एग्जाम ग्राउंड में वॉरियर कैंडिडेट होते हैं वो सब भागने लगते हैं। फिर हमें तादा और जोएल को दिखाया जाता है, वो लोग भी लड़ने के लिए नीचे की तरफ जंप कर देते हैं। फिर दिखाया जाता है वो लोग जहाँ जंप किए होते हैं वहाँ पर धमाका हो जाता है और वहाँ पर धूल ही धूल होता है और वो दोनों उस धूल को चीरते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। फिर तादा चिल्लाते हुए कहती है तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, तुम लोग कैप्टन जी याओ के पास जाओ, तुम लोगों को टाउन तक सेफली पहुँचा देंगे। हमें आंख और उसकी टीम के सामने डीमन दिखाया जाता है जो कहता है हाँ यहाँ पर ह्यूमन है, लेकिन तुम लोगों में से किसी के पास डीमन का ऑरा है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। फिर आंख सोचने लगता है क्या हम में से किसी के पास डीमन का ऑरा है, उसके कहने का क्या मतलब है। फिर वो डीमन कहता है तो वो तुम लोगों में से कौन है, और वो अपना खतरनाक डिमोनिक ऑरा रिलीज करने लगता है और उसे देखकर सीतू सोचने लगती है ये वन फिन डीमन है जो बिना फिन डीमन के कंपेयर में बहुत ताकतवर होते हैं। इसे देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मुझे चारों तरफ से जड़ें जकड़ कर रखी हैं। फिर वो फिन डीमन उल्लू की तरफ आगे आने लगता है, जिसे देखकर आंख सोचने लगता है ये बॉडी अभी इस हालत में नहीं है कि ये वन फिन डीमन का सामना कर सके। एक नॉर्मल वॉरियर को ऐसा महसूस होता है जब उसके सामने वन फिन डीमन ओवरवेलमिंग पावर के साथ खड़ा होता है। फिर वो डीमन अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों में से वो कौन है, मैं तुम सभी को अपने साथ ले जाऊंगा। फिर वो अपनी उंगली में ऑरा को इकट्ठा करता है और उस ऑरा को उन चारों के ऊपर लेजर के जैसे शूट कर देता है, जिसके वजह से वो अपने होश खो बैठते हैं और बेहोश होकर वहीं पर गिर जाते हैं। फिर उसके जड़ों के पास एक क्रैक हो जाता है, जिसे देखकर वो डीमन भी हैरान हो जाता है और उस क्रैक को तोड़ते हुए तादा और जोएल एंट्री मारते हैं और जोएल कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम उनसे दूर रहो। और उसकी बात सुनकर डीमन हंसने लगता है। फिर वो डीमन जड़ से अपने आसपास केज के जैसे बनाने लगता है और जब वो केज के जैसे बना लेता है तो कहता है गुड बाय ह्यूमन। नीचे की तरफ गड्ढा हो जाता है और वो डीमन उसी गड्ढे में चले जाता है और साथ ही आंग की टीम को भी अपने साथ ले जाता है। फिर तादा कहती है वो अपने साथ 4 वॉरियर कैंडिडेट को ले गया है। फिर उस गड्ढे के किनारे डेमोनिक ऑरा रिलीज होने लगता है क्योंकि वो जमीन के नीचे आगे की तरफ बढ़ रहा था, जिस वजह से उस जगह के ऊपर का जमीन उभरने लगता है। उसे देखकर जोएल चिल्लाते हुए कहता है वो भाग रहा है, हमें उसका पीछा करना पड़ेगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ तादा कहती है डीमन का निशान यहीं पर खत्म हो गया। जी याओ ने एग्जाम शुरू होने से पहले इस एरिया को कई दिनों तक अच्छे से चेक किया था, तो ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर वन फिन डीमन आ जाए। वो इतनी बड़ी गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ऐसा कुछ इससे पहले कभी नहीं हुआ। फिर उसके बाद जी याओ ऊपर से कहता है
तादा जोइल। फिर वो लैंड करता है और कहता है बच्चे कहाँ हैं। फिर जो भी हुआ होता है वो लोग जियाओ को बता देते हैं। इस बात को सुनकर जियाओ हैरान हो जाता है और वो कहता है तो तुम लोग यहाँ पर क्यों रुक गए, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। फिर जोएल कहता है शांत हो जाओ जियाओ, उसका निशान सिर्फ यहीं तक था। इस जगह के बाद वन फिन डीमन और ज्यादा नीचे की तरफ चला गया, जिस वजह से हमें आगे का निशान नहीं दिख रहा और आगे का एरिया बहुत खतरनाक है, इसलिए हम उन्हें ढूंढने के लिए ऐसे ही आंख बंद करके नहीं जा सकते। फिर जिया उसी निशान को छूने लगता है और उसे वही पुरानी बात याद आने लगता है जहाँ फिन डीमन उसके सामने उसके भाई को लेके जा रहा था और उसका भाई उससे मदद मांग रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पाया। इस बात को सोचकर वो गुस्से से उसी जगह पर बहुत जोरदार पंच मार देता है। फिर वो कहता है ये सब मेरी गलती है, मेरे वजह से वो लोग खतरे में आ गए, और वो ऐसे ही बोल बोल के अपने आप को दोष दे रहा होता है। फिर जोइल कहता है पहले हमें टाउन में जाना होगा, इस खबर के वजह से पूरा टाउन घबरा गया होगा और हम तीनों का टाउन से ज्यादा समय के लिए बाहर रहना अच्छा नहीं होगा। हम वहाँ जाने के बाद में यहाँ सर्च टीम को भेजेंगे जो इस निशान को अच्छे से चेक करेगा और इस एरिया को अच्छे से सर्च करेगा कि यहाँ पर कोई और फिन डीमन तो नहीं है। फिर तादा उसके पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है उन 4 बच्चों के साथ ऐसा होगा किसी ने सोचा भी नहीं था, पर हम लोगों को अपने आप को संभालना होगा, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा। फिर जियाओ अपने कंधे से उसके हाथ को हटा देता है और खड़े होते हुए कहता है तुम लोगों को पहले जाना चाहिए, मैं यहाँ देख रहा हूँ, तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जोएल कहता है क्या तुम सच में ये करने वाले हो। फिर तादा कहती है तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखना कि सूरज ढलने से पहले तुम वापस आ जाना। तो ठीक है। फिर जियाओ कहता है तो ठीक है, मैं इस बात का अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर वो दौड़ते हुए वहाँ से चले जाता है। फिर तादा कहती है तुम जानते हो उसे मनाना बहुत मुश्किल है। फिर जोएल भी अपने सिर पे हाथ रखते हुए कहता है तुमने सही कहा, उसके छोटे भाई को डीमन उठा ले गया, इसलिए वो उसका दोष अपने आप को देता है। फिर तादा कहती है अगर उसका छोटा भाई अभी जिंदा होता तो वो बिल्कुल उन 4 बच्चों के जैसी उम्र का होता। लगता है उन बच्चों ने जियाओ को अपने छोटे भाई की याद दिला दिया है। फिर हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है और आंग को होश आ जाता है और वो सोचने लगता है मैं कहाँ हूँ, क्या ये अंडरग्राउंड है और क्या सभी लोग अभी भी जिंदा हैं। फिर उसके पीछे से डीमन आता है और कहता है तो तुम जाग गए, और आंग उसके तरफ तेजी से मुड़ के देखता है और मन ही मन सोचने लगता है ये तो वन फिन डीमन है। फिर वो डीमन कहता है तुम सबसे पहले जगे हो, इसका मतलब डेफिनेटली तुम दूसरों से अलग हो, तुम उल्लों के जैसे सेम नहीं हो, मैं इस बात के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। फिर वो डीमन आंग के मुंह को बहुत तेजी से पकड़ता है और पीछे वाले पिलर में उसे पटक देता है। फिर वो डीमन कहता है तुम्हारे पास बिल्कुल डीमन के जैसे ऑरा कैसे हो सकता है, एक ह्यूमन होने के बावजूद भी तुम्हारा ऑरा मेरे से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर आंग कहता है तुम किस तरह के बकवास कर रहे हो। फिर वो अपने डीमन कोर को यूज करने लगता है और इसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जो जड़ उसे बांध के रखा था वो भी टूट जाता है और उससे डीमन भी पीछे हट जाता है। फिर वो जंप करके जमीन पर लैंड करता है और अपने डैगर को निकालकर बहुत ही तेजी से उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो डीमन बड़े ही आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर वो डीमन कहता है लगता है तुम में ज्यादा ही हिम्मत है। फिर वो अपने हाथ में एक अटैक को चार्ज करता है और आंग के ऊपर कर देता है, लेकिन आंग बैक फ्लिप मार के उस अटैक को डॉज कर लेता है और वो जंप करके पीछे की तरफ आ जाता है। फिर वो सोचने लगता है अगर ये पिछला लाइफ होता तो मैं पलक झपकते ही इसके सिर को धड़ से अलग कर देता, लेकिन अभी मुझे इन तीनों को बचाने की जरूरत है। फिर वो उसके तरफ तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है ये एक रेड कोर डीमन है, इसके मूवमेंट और इसके लिम्ब के वजह से इसका रिएक्शन और इसका अटैक दोनों तेज हैं। का मतलब ये भी है कि इसका जॉइंट कमजोर है, इसका एजिलिटी ताकत और कमजोरी दोनों है। फिर वो डीमन कहता है ये सब बेकार है और वो फिर से अपना लेजर वाला अटैक कर देता है। आंग इस अटैक को मुश्किल से डॉज करता है, पर इस मौके का फायदा उठा के वो डीमन हाथ को आंग के सीने में घुसा देता है। फिर आंग मन ही मन सोच रहा होता है यही एक रास्ता था जिस वजह से मुझे मौका मिल सके इसके कमजोर हिस्से के ऊपर अटैक करने का।
अब मैं इसके जॉइंट पर अटैक कर सकता हूँ। फिर आंग उसके हाथों के जॉइंट के ऊपर अटैक कर देता है। फिर आंग उसके हाथों को जोर से पकड़ता है और उसके हाथ को खींच देता है और उसका हाथ उसके बॉडी से अलग हो जाता है, जिसके वजह से वो डीमन दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर आंग कहता है, तुमने मुझे ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। मैंने इससे पहले अपने हाथों से अनगिनत वन फिन डीमन को मारा है। फिर उसकी बात सुनकर डीमन हंसने लगता है और वो बहुत तेजी से आंग के पास जाकर उसके पेट में बहुत ही जोरदार पंच मारता है और इस पंच को खाकर उसकी हालत मरने के बराबर हो जाती है। और इस पंच के वजह से वो दूर जाके चट्टान में टकराता है। उसके टकराने के वजह से उसके पीछे के चट्टान में भी क्रैक आ जाता है और इस वजह से उसका हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो जाता है। फिर डीमन हंसते हुए कहता है, भले ही तुम मेरी कमजोरी को जानते हो, लेकिन मैं वुड टाइप रेड कोर हूँ। और वो अपने हाथ को रीजनरेट करने लगता है। फिर वो कहता है, इसका मतलब मैं अपने आप को रीजनरेट कर सकता हूँ। फिर आंग सोचने लगता है, रीजनरेशन तो सिर्फ ग्रीन कोर वालों के पास होती है। उसने कहा कि वो वुड टाइप है और उसके पास रेड कोर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 60 साल बाद डेमन्स भी इवॉल्व हो गए हैं? फिर वो डेमन कहता है, ऐसा लगता है तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया। फिर वो उंगली को अपनी तरफ करता है, जिस वजह से जड़ के नुकीलेदार स्पाइक्स आंग के आर पार हो जाते हैं। उन जड़ों की मदद से वो आंग को अपनी तरफ बुला लेता है। फिर वो डीमन उसके सिर को पकड़ लेता है और उसे देखने लगता है और कहता है, मैं सच में तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी। फिर आंग सोचने लगता है, ये जड़ों के स्पाइक्स मेरे ऑर्गन के आर पार हो गया है, इसलिए मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूँ। क्या मैं दोबारा इसीलिए जिंदा हुआ था कि मैं डीमन के हाथों फिर से मर सकूं और मेरे साथ वो लोग भी मारे जाएंगे, जैसे पिछली लाइफ में जो लोग मेरे तरफ थे वो मेरे सामने मारे गए थे। फिर वो कहता है, सभी लोग मुझे माफ कर देना, ये मेरे लिए कितना बड़ा पछतावा वाली बात है। फिर डीमन उसे झुक के देखने लगता है और कहता है, क्या ये मर गया? ह्यूमन कितने कमजोर होते हैं। फिर वो डीमन अपने जीभ को निकालते हुए कहता है, इवॉल्व। अगर मैं इसे खा लेता हूँ तो मैं इवॉल्व हो जाऊंगा, तो अब मुझे इसे खा लेना चाहिए। और वो जैसे ही उसे खाने वाला होता है तो वही पिछले लाइफ में आंग के मरने से पहले वाला डीमन दिखाया जाता है। फिर आंग के बॉडी से एक जबरदस्त डेमोनिक ऑरा रिलीज होने लगता है, जो कहता है, क्या तुम सच में मुझे खाना चाहते हो? और उस ऑरा को देखकर वो डीमन भी पीछे हट जाता है। फिर वो डीमन कहता है, तुम इतना जल्दी नहीं मर सकते, मेरे प्लान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर दिखाया जाता है आंग के इक्विपमेंट का डीमन को टूटने लगता है। फिर आंग के अंदर का डीमन कहता है, मुझे नहीं लगा था कि मुझे अपने अंदर के बचे हुए कॉन्शसनेस को यूज करना पड़ेगा, वो भी ऐसी जगह पर। फिर वो वन फिन डीमन कांपते हुए कहता है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा है, ये 5 फिन नहीं 6 फिन डीमन है। फिर आंग को जितने भी चोट लगे होते हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं और आंग का डीमन को भी पहले से अलग हो जाता है। फिर आंग के अंदर का डीमन हंसते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? 6 फिन? फिर धीरे धीरे करके उसके हाथ और पैर ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। फिर आंग पूरे तरह से एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो जैसे ही अपने आंखों को खोलता है, एक ऑरा का जबरदस्त प्रेशर रिलीज होने लगता है, जिस वजह से वो वन फिन डीमन भी ठीक से खड़ा नहीं हो पाता है। और इस ऑरा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो जमीन को चीरते हुए बाहर निकल जाता है और जो डीमन इस ऑरे के प्रेशर के चपेटे में आता है वो राख में बिखर जाता है, यहाँ तक कि उसकी हड्डियां भी नहीं बचती हैं और इसका प्रेशर पूरे जंगल में रिलीज होने लगता है। फिर हमें आंग के डीमन को दिखाया जाता है, जिसके आसपास बहुत ही खतरनाक रेड कलर का ऑरा रिलीज हो रहा होता है। फिर उसके ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होने के बाद वो डीमन कहता है, मैं 8 फिन डीमन हूँ, इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेड कोर डीमन, मैं तुम्हारा किंग हूँ। और उसके बाद सुनकर वो वन फिन डीमन कांपते हुए आवाज में कहता है, हमारे किंग। फिर आंग का डीमन कहता है, अपने घुटने टेको। और सिर्फ उसके कहने से ही उस डीमन का बॉडी अपने आप घुटने टेक देता है। फिर आंग का डीमन कहता है, तो तुम मेरा नाम बताओ। फिर वो डीमन कांपते हुए आवाज में कहता है, आपका नाम क्रिम्सन किंग फिन है।